Hello friends, good morning to one and all. Myself जयदीप त्रिवेदी, योर हिंदी टीचर। दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे गद्य नंबर 15 के बारे में, जिसका नाम है दाज्यू, जो कि एक कहानी है और इसके लेखक है शेखर जोशी जी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं शेखर जोशी जी का परिचय। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ था। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कार्य कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोशिका घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमारी। आपकी आम आदमी और कीड़े की कहानी को सन 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नई कहानी के आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित। दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन, जो कि एक पहाड़ी बालक है, जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मानस पर आघात कर जाता है और इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, यहाँ हम बात करें तो अपनत्व भरे दो शब्द अपरिचित व्यक्तियों को भी निकट ला देते हैं और तिरस्कार भरी जो वाणी है वह परिचितों को भी अपरिचित बना देती है। प्रस्तुत कहानी में बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच अपनत्व और तिरस्कार का एक ऐसा ही विपरीत संबंध बन जाता है जिसे हम अपना समझने लगते हैं, वही जब हमारा दिल तोड़ देता है तब उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, यह दाज्यू कहानी का केंद्र बिंदु है। आइए दोस्तों, बात करते हैं हम दाज्यू कहानी की। चौक से निकलकर बाई ओर जो बड़े साइन वाला बोर्ड था, वहीं एक छोटा काफ़े भी है। वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाफ आँखें, सुनहरे बाल और चाल में एक ऐसी अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद किसी स्फूर्ति, आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9 से 10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उसकी उम्र भी रही होगी। अर्धजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर प्लेट उठा रहा था और जब वे पास ही कोने के टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन ने जैसे सारा मीनू समाहित था। मीनू यानी कि रहस्य। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराया और चला गया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य की भावनाएं कैसी होती है। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं करता। दोस्तों, जब हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं कि जहाँ हमारा अपना परिचित कोई भी ना हो,
मगर फिर भी ऐसे निर्जन और एकांतमय स्थान में और निसंग होकर भी कभी कभी हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते। लगता है इस एकांकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी हम देखते हैं कि सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में रहकर भी, जनरवमय मीन्स जहाँ एक कोलाहल होता है, जहाँ एक शोर बकोर होता है, ऐसे वातावरण में रहकर भी हम सूनेपन की अनुभूति करते हैं। कहते हैं ना कि सबके बीच में होते हुए भी हम अंदरूनी अकेले रह जाते हैं। लगता है जो कुछ है वो पराया है, कितना अपनत्वहीन है। तो दोस्तों, दो विपरीत स्थितियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि कभी कभी हम अकेले होते हुए भी अकेलेपन का एहसास नहीं कर पाते और कभी कभी हम सब लोगों के साथ होते हुए भी किसी में भी अपनापन नहीं पाते। इस एकांकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ होती है। जो एकांकीपन लगता है सबके बीच में रहते हुए भी, तो कहते हैं कि वहाँ पर कुछ ना कुछ हमारा अलगाव होता है। तो यही उसकी जड़ होती है। विछोह या विरक्ति किसी कथा के मूल में जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं, चौक की चहल पहल, कैफ़े के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। उन्हें सब कुछ पराया सा लगता है। अपनत्वहीन मीन्स पराया। उन्हें लगता है कि यहाँ कोई भी उनका अपना नहीं है, किसी के साथ भी उसका परिचय नहीं है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। कि दोस्तों, हम जब किसी अपरिचित स्थान पर जाते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम कुछ दिनों तक जब वहाँ रहते हैं तो उसके बाद हम धीरे धीरे वहाँ से परिचित होने लगते हैं और उस वातावरण में हमें अपनेपन की अनुभूति होने लगती है। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव के पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ़े, होटल, सब। अचानक से मदन सामने आता है और कहता है, चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता, यानी कि जिसका खालीपन जगदीश बाबू अनुभव कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। मदन से उसका परिचय पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का कहता है, मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। जगदीश बाबू कहते हैं, पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव कहाँ, किस पहाड़ में स्थित है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। मगर इस बार इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। उन्हें संकोच हुआ कि इस गांव का रहने वाला ये व्यक्ति और इधर आकर सामान्य होटल में कैफ़े बॉय का काम करता है, तो उन्हें मन ही मन कुछ संकोच होता है और अचानक ही वह चुप हो जाता है। इसी कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर होगा।
जगदीश बाबू कहते हैं, फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। तो मदन के गांव का नाम अब वो बताता है, तो आप यहाँ इस गांव का नाम अच्छे से लर्न करना। डोट्यालगो। वह सकुचाता हुआ सा बोला। मदन किस पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला था? तो मदन अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला था। मदन के गांव का नाम डोट्यालगो है। ठीक है, मदन के गांव का नाम बताइए। उसके गांव का नाम है डोट्यालगो। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकांकीपन की स्याही दूर हो गई। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ये अपरिचित से वातावरण में उसे उसका कोई अपना मिल गया। और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। जब जगदीश बाबू ने मदन को बोला कि मैं भी अल्मोड़ा के पास ही किसी गांव का रहने वाला हूँ, तो अचानक मदन इतना प्रसन्न हो गया कि जैसे कि उसके हाथ से प्रसन्नता के कारण ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो, कि जैसे अपने अतीत में खो जाता है और उसमें से बारी बारी लौटने का प्रयत्न करता हो। उसे सब कुछ याद आने लगता है दोस्तों। क्या क्या याद आता है देखिए। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईझा। ईझा यानी कि माँ, बाबा, दीदी, ली, दाजू, सब उन्हें अचानक से याद आने लगता है। दाजू का मतलब होता है बड़ा भाई। ईझा, तो वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में माँ को ईझा कहते हैं। ठीक है। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईझा नहीं, बाबा नहीं, दी नहीं, भूली नहीं, दाजू, हाँ दाजू। तो दोस्तों ये भी हमारे लिए 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाए कि मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? मदन को जगदीश बाबू के रूप में अपने बड़े भाई यानी कि दाजू की छाया निकट जान पड़ी। मदन को जगदीश बाबू के रूप में दाजू की छाया निकट जान पड़ी। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच में अजनबीपन की खाई दूर हो गई। ये मुहावरा है दोस्तों, अजनबीपन की खाई दूर हो जाना, जिसका मतलब होता है निकट परिचित हो जाना या परिचय में, अच्छे से परिचय में आ जाना। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता। तब तो जगदीश बाबू जब भी कैफ़े में आते, अचानक ही तुरंत उन्हें मदन का स्वर सुनाई देता। दाजू, जय हिंद। दाजू आज तो बहुत ठंड है। दाजू, क्या यहाँ भी ह्यू का मतलब होगा हिम, बर्फ पड़ेगा? दाजू, आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता। ऑर्डर लेकर फिर धीरे धीरे जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़, क्या मैं आपके लिए कुछ और लाऊं? क्या आपको कुछ और चाहिए? जगदीश बाबू कहते, पानी लाओ। लाया दाजू शब्द को इतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। जैसे बहुत दिनों के बाद जब माँ अपने बेटे को देखती है और उन्हें चूमती है, वैसे ही मदन जगदीश बाबू के शब्द को दोहराता है। मतलब है उतने ही प्यार से जगदीश बाबू के जो शब्द उन्हें सुनाई पड़ते हैं उसका वह आदर करता है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकांकीपन दूर हो गया।
उन्हें अब चौक कैफ़े ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। अपनेपन के रंग में रंग जाना, बिल्कुल परिचित हो जाना। अपनेपन के रंग में रंग जाना मतलब होता है परिचय में आ जाना। परंतु अब उन्हें बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू कहकर उन्हें बुलाया करता था। मदन, इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोर अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। जगदीश बाबू जो एक मध्यम वर्गीय संस्कारी व्यक्ति थे, तो उन्हें मदन द्वारा ये बार बार दाजू दाजू जो बुलाया जाता था, तो उन्हें यह पसंद नहीं था। तो कहते हैं कि उसके जो अपनत्व की पतली सी डोर है, वह जगदीश बाबू के अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। दाजू, चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का तो ख्याल रखा करो। क्या तुम्हें किसी की प्रेस्टीज का भी ख्याल नहीं है? तो यहाँ प्रेस्टीज का मतलब होता है दोस्तों इज्जत। तो यहाँ अब जगदीश बाबू का ईगो जैसे हर्ट होता है, उसके ईगो को जैसे कि एक ठेस सी पहुँच जाती है। तो कहते हैं कि क्या तू पूरा दिन दाजू दाजू चिल्लाता रहता है, किसी की प्रेस्टीज किसी की इज्जत का तो ख्याल रखा कर, लोग क्या सोचेंगे। तो क्या कहते हैं आगे, जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, यानी कि उसका चेहरा गुस्से के कारण लाल हो गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया कि जगदीश बाबू जब मदन को एक बार डांट देते तो अब उसके शब्दों पर उनका अधिकार नहीं था, मगर उन्हें मन ही मन लगता है ऐसा कि क्या मदन प्रेस्टीज शब्द का अर्थ भी समझ पाएगा। मगर कहते हैं कि यह बात बिना समझे ही मदन ने सब कुछ समझ लिया और वह सब कुछ अच्छे से समझ भी गया। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना बनाकर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकियाँ भर भर कर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे इजा की गोद से, बाबा की बाहों से और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। यानी कि उन्हें अब माँ, बाबा, दीदी इन सब की याद आने लगती है और वह एकांकीपन का अनुभव करने लगता है। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना यानी कि दुख, पीड़ा उसकी आँखों की राह बाहर निकल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वह भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होता है। कि एक बार उसका हृदय टूटने पर वह जब रो लेता है तो उसकी आँखों से जो वेदना बाहर निकल जाती है और उसके बाद वह जो निश्चय करता है वो निश्चय भावुक होकर किए गए निश्चय से अधिक विवेकपूर्ण होता है। मदन पूर्ववत काम पर लग गया। वो पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफ़े जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। हेमंत जगदीश बाबू का सहपाठी था। फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। कैफ़े पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया।
परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उससे क्या लाऊं दाजू दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा कि आज से पहले जब भी जगदीश बाबू कैफ़े में जाते थे तो मदन सामने से उसके पास आ जाता था और दाजू क्या लाऊं दाजू, आपको क्या चाहिए दाजू कहकर उसका आदर करता था। मगर अब पूरी परिस्थिति विपरीत हो जाती है। जगदीश बाबू जब होटल में जाते हेमंत से परिचय होता है, मगर अब जब जगदीश बाबू के व्यवहार के कारण मदन का दिल टूट जाता है, तो जब जगदीश बाबू कैफ़े में आते हैं तो जैसे कि मदन सामान्य से कोई ग्राहक हो वैसे ही प्रतिक्रिया देते हुए ना तो उसकी ओर देखता है। जगदीश बाबू को इशारा करके उन्हें बुलाना पड़ता है और पहले जैसे वो कहते थे कि क्या लाऊं दाजू, मगर अब जगदीश बाबू को उसे ऑर्डर देना पड़ता है। स्वयं जगदीश बाबू को अब कहना पड़ा 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी उसकी जो प्रतिक्रिया रहती थी वह अब पहले जैसी नहीं है। पहले जब वह बारी बारी शब्द को दोहराता था कि लाया दाजू पानी लाया दाजू, मगर अब उसका व्यवहार सूखा बन गया। कहते लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चला गया, मानो जिसे दोनों अपरिचित हो। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हेमंत जगदीश बाबू का दोस्त है। मदन को देखकर यह अनुमान लगाता है कि शायद यह पहाड़ी बालक है। हाँ, रुखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया कि जगदीश बाबू मदन के बारे में कुछ हेमंत को बताना नहीं चाहते, तो वह बातचीत का जो विषय है वही पूरा बदल देते हैं। मदन चाय ले आया। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियाँ घूमने लगी कि उसके प्रति जगदीश बाबू ने जो व्यवहार किया था, कि जैसे पहले उसे अपनेपन के रंग में रंग दिया और बाद में उनसे अपरिचित हो गए, या तो उसका दिल जिस प्रकार से तोड़ दिया, तो ये सारी स्मृतियाँ उसके सिर में घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना और फिर दाजू दाजू कहकर मदन का उसे बुलाने लगना, ये सारी बातें उन्हें याद आने लगती है। आपने तो कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें, ये सारी बातें उन्हें याद आने लगती है। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा, यानी कि अभी वह अपना गुस्सा बाहर निकाल देगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर भी अधिक सुंदर हो गया था। दोस्तों, यह सुंदर सी बाल कहानी यहाँ पर समाप्त होती है कि जैसे हम किसी के परिचय में एक बार आ जाते हैं और धीरे धीरे करता है, वह अपरिचय से परिचय में आने पर एक अपना सा लगने लगता है। एक अपनत्व हमारे बीच में जैसे कि बंध सा जाता है, मगर ऐसे ही अपनत्व के साथ हम जिसके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे ही लोग जब हमारे हृदय को ठेस पहुंचाते हैं तो हमें कैसा दुख लगता है। यह बाल मानस महान मदन के इस कहानी के माध्यम से दोस्तों हम
जान सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर इस कहानी को मैं समाप्त करता हूँ। यदि आपको इस कहानी में कोई भी प्रश्न है तो आप, जैसा कि मैं मेरे हर लेक्चर में बोलता हूँ कि स्कूल के वक्त में मुझे कॉल कर सकते हैं या एवरी टाइम मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अस्तु।